दो, एक हल्द्वानी से क्लास ले रही हैं, ओके, और एक आप क्लास ले रहे हैं आदित्य। आप लोगों को 1857 के जो 4 लेक्चर हो चुके हैं वो मैं अभी क्लास के बाद सेंड कर दूंगा, सो दैट यू कैन कम अप विद द क्लास। ठीक है, आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। आज हम जो लास्ट 1857 का देखिए क्लास, 1857 का रिवोल्ट सिर्फ 1857 रिवोल्ट नहीं है, आपको ये रिवोल्ट जो है, ये इस चैप्टर का पूरा नाम है इस चैप्टर का पूरा नाम ये है, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड अदर ट्राइबल एंड सिविल सिविल रिबेलियन। इस चैप्टर का पूरा नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट से भी क्वेश्चन है, अबूझमार ट्राइब भारत के किस स्टेट से है? अबूझमार ट्राइब इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने, आपके पास जो भी किताबें हों उससे कुछ एक्स्ट्रा ही आपको यहाँ पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, इट्स इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अबूझमार ट्राइब छत्तीसगढ़ की ट्राइब है, और उसने भी एक रिवोल्ट किया था। मैक्सिमम स्पेक्ट्रम की किताब में नहीं दे रखा, आपकी जितनी सिविल सर्विस किताबें उसमें नहीं दे रखा है। ओके, मैं आपको यहाँ कंप्लीट होलसम रिवोल्ट पढ़ा दूंगा। जैसे मैंने कहा, आज पहले मैं 1857 के रिवोल्ट को रैप अप कर दूं। फर्स्ट आई विल रैप अप दिस 1857 रिवोल्ट। ओके, कि ब्रिटिश का रिएक्शन क्या हुआ था आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, व्हाट, हाँ, आफ्टरमैथ ऑफ 1857 ब्रिटिश का क्या रिएक्शन हुआ था। उसके बाद आई विल स्टार्ट विद ट्राइबल रिवोल्ट। ओके, कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द ट्राइबल रिवोल्ट्स, क्यों ट्राइबल रिवोल्ट, बिकॉज ट्राइबल्स को ब्रिटिश से क्या दिक्कत आ गई थी। ओके, फिर कितने तरह के ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए, आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग। बस इसी को रटिएगा और सीधे एग्जाम में, मतलब इससे बाहर इन जनरल एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद नहीं करता इसके बाहर क्वेश्चन आएगा। ओके, सो टुडेस फर्स्ट टॉपिक इज आफ्टरमैथ ऑफ 1857। आफ्टरमैथ ऑफ 1857 ये पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का, मतलब इस 1857 को कंक्लूड कर रहे हैं। आफ्टरमैथ ऑफ 1857 मतलब व्हाट ब्रिटिश डिड when the revolt was suppressed completely. The British started pondering over the revolt class. They started figuring out the reasons, वो reasons ढूंढने लगे कि revolt क्यों हुआ। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इस रिवोल्ट को जो पहला पिन पॉइंट किया कि यहां पे ब्रिटिश ने थोड़ा सा समझने में गलती कर दी। यहां पे उन्होंने ब्रिटिश एक तरीके से उन्होंने कहा दिस वाज अ रिवोल्ट, हाँ, बेसिकली बाय मुस्लिम रूलर्स। कंप्लीटली अलग लाइन पकड़ ली ब्रिटिश मुस्लिम रूलर, क्योंकि बहादुर शाह वाज लीडिंग द रिवोल्ट। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम रूलर्स थे या जो पॉपुलेशन थी वो वापस मुगल रूल को स्टैब्लिश करना चाहती थी। अब यहां से ब्रिटिश ने जो जो पॉलिसी अपनाई उसका बहुत समझने वाली पॉलिसी है क्लास, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में भी एनालिटिकल क्वेश्चन में आ जाएगी, मेंस में भी आ सकती है, मतलब मेंस में तो आती ही आती है। उसका एक बहुत लॉन्ग टर्म असर हुआ। इन्होंने 1857 के बाद क्या किया, ब्रिटिश की एक पॉलिसी अपनाई कि वी हैव टू सप्रेस द मुस्लिम्स, वी हैव टू सेक्लूड द मुस्लिम्स, सेक्लूड, इनको किनारे करो। तो मुस्लिम्स ने वही चीज की जो टर्क्स के इन्वेजन के समय हिंदूज ने की थी। टर्क्स के इन्वेजन के समय हिंदूज ने क्या किया था, हिंदूज ने मुस्लिम्स को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। रेजिस्ट नहीं सर, रेजिस्ट तो सिर्फ राजपूत ने किया था, बाकी जनरल पॉपुलेशन कट ऑफ हो गई थी। हमें मतलब भी नहीं तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हमें तुमसे कोई मतलब ही नहीं। हम अपने आप में एक सिक्योर कोकून में चले गए थे, हमें हिंदूज की अगर सोसाइटी की आप रीड करोगे, यही चीज ब्रिटिश ने डेलिब्रेटली पॉलिसी की मुस्लिम्स के साथ। उनको यह था ये मुस्लिम्स ने रिवोल्ट लेड किया है तो मुस्लिम्स को एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिमम जगह मिलनी चाहिए।
तो एडमिनिस्ट्रेशन किसी को संभालना था, कौन संभालेगा? हिंदूज। तो 1857 के बाद क्लास हिंदूज को ब्रिटिश ने थोड़ा सा एज दिया, हिंदूज को सपोर्ट किया। उसके कारण क्या हुआ, हिंदूज आगे निकलते चले गए, एजुकेशन को भी प्रोमिनेंस दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सर्विस, जो सरकारी सर्विस थी, उसमें भी इनको प्रेफरेंस दिया। और मुस्लिम्स ने अपने आप को घेटोज में कर लिया। घेटोज समझते हैं? मुस्लिम्स ने अपने आप को बिल्कुल सेक्लूड कर लिया। दे शंड द इंग्लिश, दे शंड एवरीथिंग वेस्टर्न। और ब्रिटिश डेलिबरेटली चीज कर रहे थे। अब इससे क्या हुआ, हिंदूज आगे निकलते, समझिएगा, हिंदूज आगे निकलते चले गए और मुस्लिम्स पीछे निकलते रहेगा। सिचुएशन तब चेंज होती है जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश होती है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने सेशन में कहती है कि वी वांट अ सेल्फ गवर्नमेंट, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए है, इलेक्शंस करवाइए, मिलिट्री बजट कम करिए। तब ब्रिटिश की नींद खुलती है कि हमने तो हिंदू को प्रमोट करके पैर पे कुल्हाड़ी मारी। इन्होंने तुरंत अपनी पॉलिसी रिवर्स की। इन्होंने मुस्लिम्स को तब प्रमोट करना शुरू किया कि नहीं 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 नहीं, ये कैसे होगा, आप हमसे हम कैसे ऑटोनॉमी आपको दे देते, अभी तो माइनॉरिटी। फिर जब मुस्लिम्स 1885 में जब कांग्रेस बनने के बाद ब्रिटिश की टोटल नई नीति थी, टोटल नई पॉलिसी थी ब्रिटिश 1885 के बाद। ब्रिटिशर्स ने 1885 में मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम्स पीछे रह चुके थे, मुस्लिम्स को भी लग रहा था, खासतौर सैयद अहमद खान को लग रहा था, सैयद अहमद खान का ये चीज क्लियर शीट बिपिन चंद्रा में दे रखी है। पहले सैयद अहमद खान कहता था कि इंडिया इज लाइक अ ब्यूटीफुल वुमन और वाइफ विथ टू ब्यूटीफुल आईज, वन इज हिंदू एंड वन इज मुस्लिम। ये सैयद अहमद खान का स्टेटमेंट था। ओके, ये इंडिया इज लाइक अ ब्यूटीफुल ब्राइड, इंडिया इज लाइक अ ब्यूटीफुल ब्राइड विथ टू ब्यूटीफुल आईज, ओके, वन इज हिंदू एंड अदर इज मुस्लिम। और 1885 में सब सैयद अहमद खान ने जब कांग्रेस बनी तो एजुकेटेड मुस्लिम्स को लगने लग गया कि सपोज ब्रिटिश सक्कम टू द डिमांड्स ऑफ इंडियंस, ब्रिटिश सक्कम टू द डिमांड्स ऑफ कांग्रेस, तो पावर किसके हाथ में जाएगी? हिंदूज के हाथ में जाएगी। ओके, पावर हिंदूज के हाथ में जाएगी, और पावर हिंदूज के हाथ में जाएगी और मुस्लिम्स रिसीविंग एंड में रहेंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि हिंदूज के हाथ में क्यों पावर जाएगी? क्योंकि हिंदूज ही एजुकेटेड थे, हिंदूज ही आगे बढ़ रहे थे, हिंदूज के पास ही वेस्टर्न नॉलेज थी। ब्रिटिश हिंदूज को तब तक सपोर्ट कर रहे थे। तो उनको लगा कि अगर 1885 में ब्रिटिश एकदम से वापस जाते, सपोज वापस चले जाते, तो ब्रिटिश सत्ता किसके हाथ में सौंपेंगे? कांग्रेस के हाथ में। कांग्रेस में किसकी मेजोरिटी है? हिंदूज की मेजोरिटी। तो हम मुस्लिम्स को नहीं आएंगे। तो सैयद अहमद खान ने एक अलग आइडियोलॉजी ली, वी विल सपोर्ट द ब्रिटिश। कांग्रेस के बाद उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल चेंज हो गई, वी विल सपोर्ट द ब्रिटिश। ओके, बिकॉज उन्हें डर था ये चीज कि अगर कल को ब्रिटिश कांग्रेस आजाद कराने में सफल रहती है तो हिंदू विल टेक द। अब जो गैप आ गया था, हिंदू आगे निकल चुके थे, ब्रिटिश पीछे निकल चुके थे, ब्रिटिशर्स ने इसी गैप का फायदा उठाया कि माइनॉरिटी आपके हर मामले में पीछे में है, जब तक माइनॉरिटी को हम सेफ नहीं रखेंगे वी कांट गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। तो 1885 में जो 1857 में जो गलत पॉलिसीज अपनाई थी उसका काफी लंबा असर हुआ। ओके, सेकेंडली मिलिट्रीली ब्रिटिश ने अपने आप को रिफॉर्म किया कि हर जो मेजर आपके आर्टिलरी रेजिमेंट रहेगी, आर्टिलरी सेक्शन रहेगा, वो टोटल यूरोपियन कंट्रोल में रहेगा। ओके, उन्होंने 1857 के बाद उन्होंने कास्ट बेस पे रेजिमेंट्स को फॉर्म करना शुरू किया ताकि इंडियंस को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में और चीज लगाया था। तो इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक कि व्हाट वाज द आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। हेडिंग लिखिए क्लास, आफ्टरमैथ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 है। रिवेंज तो दे बैडली सप्रेस द रिवोल्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको मैंने इतने सब बता चुका हूं दैट व्हेन द कानपुर इलाहाबाद में कितनी बुरी तरीके से रिवोल्ट सप्रेस किया था। यहाँ पे उन्होंने जो
चेंजेस किए कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का ब्रिटिश ने क्या चेंजेस किए। चेंजेस पहले तो पॉलिसी में कर दिया, दूसरा मिलिट्री कर दिया, ओके, तीसरा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और ज्यादा कर दिया। पॉलिटिकली पहली बार इंडियंस को इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में पार्टिसिपेट करना पड़ा। ओके, पहली बार इंडियन को पार्टिसिपेट किया। ओके, आफ्टर मैथ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, आफ्टर मैथ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, क्यों भाई, बिल्कुल मुस्लिम, बदरुद्दीन तैयब जी, अरे मुस्लिम अच्छे खासे थे, मुस्लिम्स थे, ऐसा नहीं थे मुस्लिम्स नहीं थे, सेक्लूड कर दिया था, बट कुछ एजुकेटेड मुस्लिम्स तो थे ही ना, में कम था कंपैरेटिवली, हिंदू तो कम ही था। रीजन, ये भी रीजन था ही। 1857 के बाद ब्रिटिश की डेलिबरेटली पॉलिसी थी कि मुस्लिम्स को अलग करो। उनको वो यही कह रहे, उनका ब्रिटिश का शुरुआत की पॉलिसी का यही मानना था कि दिस रिवोल्ट वाज टोटली लेड बाय मुस्लिम्स, जो कि बिल्कुल गलत था। दिस रिवोल्ट वाज नॉट लेड बाय मुस्लिम्स। बस बहादुर शाह तो नॉमिनल हेड थे, जैसे प्रेसिडेंट हमारे यहाँ नॉमिनल हेड होता है, बहादुर शाह तो नॉमिनल हेड थे, पर ब्रिटिश की ये समझ नहीं थी। उन्होंने कहा ये मुस्लिम्स की कॉन्स्पिरेसी है हमारे खिलाफ, वो अपना ओल्ड रूल स्टैब्लिश करना चाहते हैं। इस कारण से 1857 के बाद ब्रिटिश की जितनी पॉलिसीज आई सब एंटी मुस्लिम्स आई। पर जब 1885 में कांग्रेस बनी, ब्रिटिश और कांग्रेस ने डिमांड करना शुरू कर दिया, मिलिट्री बजट कम करिए, इलेक्शंस का प्रोसेस लाइए। ब्रिटिश ने कहा ये तो उंगली पकड़ के करके, ये हिंदी में कहावत है, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, ओके, तो ये तो उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ रहे कांग्रेस। तो उन्होंने सीधे कह दिया कि अब मुस्लिम वर्सेस हिंदूज को, और सैयद अहमद खान की मजबूरी थी ब्रिटिश को सपोर्ट करने की। क्यों, सब क्या मजबूरी थी सपोर्ट करने की? क्योंकि बिकॉज वो ऑलरेडी पीछे हो चुके थे, और जो सेक्शन पीछे होता है उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट ब्लाइंडली चाहिए होता है। आज भी देख लीजिए, जो सेक्शन पीछे, बिहार पूरी पॉलिटिक्स दलित और महादलित की पूरी पॉलिटिक्स खेली जाती है। अभी बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्व, क्यों सेंसस की बात चल रही है? वो चाह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहा है कि अगर बैकवर्ड क्लास का सेंसस आगे आ जाएगा तो फिर जो बैकवर्ड हैं, जो जो सेंसस में बैकवर्ड आएंगे, वो उनके लिए पॉलिसीज बनेंगी, फिर वो डिमांड करेंगे, फिर वोट भी उसी पैटर्न पे करेंगे। तो यस यस, हाँ नहीं, बैकवर्ड में तो नहीं, बट हाँ एससी एसटी की तो है ही, एससी एसटी की तो रिजर्व है ही, पर बैकवर्ड में फिर आपके सर्विसेज में रिजर्वेशन होगा ना, कि अगर बैकवर्ड पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो जैसे कई स्टेट्स में अभी भी आवाज उठ रही है कि जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 50% क्राइटेरिया है उसको क्रॉस किया जाए। ओके, कि इट शुड बी लाइक 60% और 70% रिजर्वेशन होना चाहिए। तो वो ये चीज है। तो गाइज, जो जो कास्ट ये सोसाइटी की ही सेक्शन है, सोसाइटी की ही की कैरेक्टरिस्टिक है, जो कास्ट पीछे होती है उसे आगे आने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। वो फिर किसका सपोर्ट देखेगी? गवर्नमेंट का सपोर्ट देखेगी। अब मुस्लिम्स पीछे हो गए, क्यों पीछे हो गए? क्योंकि ब्रिटिश ने डेलिबरेटली उनको पीछे करवाया था। पर जब कांग्रेस हुई तो सैयद अहमद खान जैसे इंटेलेक्चुअल्स को रियलाइज हुआ कि कल को अगर ब्रिटिश छोड़ते हैं, हु विल गेट द पावर? कांग्रेस विल गेट द पावर। कांग्रेस में मेजोरिटी कौन थे? हिंदूज थे, तो हिंदू विल गेट द पावर, दे विल एट द रिसीविंग एंड। तो सैयद अहमद खान ने एक नारा दिया, वी विल सपोर्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश को सपोर्ट करो तो सिक्योर रहोगे। इसीलिए कांग्रेस, द मुस्लिम लीग टोटली, जो शुरुआत में जो मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, वो टोटली प्रो ब्रिटिश थी, उनकी मजबूरी थी। अगर इक्वालिटी होती तो मजबूरी नहीं थी, उनकी मजबूरी थी। समझ में आया क्लास? क्लियर है गाइस? ओके, ये क्लास आफ्टर मेथ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, आफ्टर मेथ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। और जो नए स्टूडेंट्स हैं क्लास, आपको मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेक्चर्स भेज दूंगा। सो ओके ओके, यू डोंट वरी। ओके, ये क्लास, द रिवोल्ट ऑफ 1857 प्रूव टू बी, द रिवोल्ट ऑफ 1857 प्रूव टू बी a a nightmarish experience, nightmarish experience for the British, nightmarish experience for the British. It came as formidable challenge, it came as formidable challenge to deal with
deal with when the revolt of 1857 was suppressed. When revolt of 1857 was suppressed, the British started pondering over the causes of occurrence causes of occurrence of this great rebellion, and in this light they they framed new policies and attitude in post 1857 era, new policies and attitude in post 1857 era. Full stop. The core aspect of British attitude after the revolt was they increasingly severed severed cut off severed off severed off their connection with progressive elements and collaborated with reactionary ones और ध्यान रखना, अब इस टॉपिक को हम किस तरीके से पढ़ेंगे? इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे 4 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटेलिजेंशिया, ब्रिटिश एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मुस्लिम्स और ब्रिटिश एटीट्यूड्स टुवर्ड्स जनरल पॉपुलेशन। मतलब ये 4 फिगर आउट में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश का 1857 के बाद प्रिंसली स्टेट्स के प्रति क्या एटीट्यूड रहा। वी ऑल नो क्या एटीट्यूड रहा। प्रिंसली स्टेट्स के कारण ही ब्रिटिश रूल बचा था, प्रिंसली स्टेट्स के कारण। तो 1857 के बाद ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि प्रिंसली स्टेट्स वाज देयर सेवियर, उन्होंने उनको बचाया था, इसलिए अब हम उनके में इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। दे आर फ्री टू रूल देयर किंगडम कंप्लीटली। वो बस ब्रिटिश सॉवरेनिटी मानेंगे, बाकी अपने आप किंगडम में क्या चलते हैं हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, तो प्रिंसली स्टेट को फ्रीडम दे दिया। इंटेलिजेंशिया, उन्होंने कहा ठीक है हम प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स को थोड़ा प्रमोट करेंगे ताकि इंटेलिजेंस, चाहे बंगाल का इंटेलिजेंशिया था, मैंने आपको लिखवाया था, बंगाल के इंटेलिजेंशिया ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, तो उन्होंने कहा इंटेलिजेंशिया ब्रिटिश रूल के फेवर में है तो वी विल सपोर्ट द इंटेलिजेंशिया। ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड मुस्लिम्स, ब्रिटिश ने ये कंक्लूजन निकाला कि दिस रिवोल्ट वाज अ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, तो दे सेक्लूडेड द मुस्लिम फ्रॉम देयर जनरल मतलब ओवरऑल पॉलिसी। ओके, देखिए क्लास नंबर 1, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स। Attitude towards princely states. Majority of the rulers of princely states stood by British during the revolt. Majority of the rulers of princely state stood by British during the revolt. Full stop.
during the revolt. Full stop. Their active support in suppression of the revolt. Their active support in suppression of revolt made British recognize their role as powerful allies. Made British recognize their role as powerful allies. Made recognize British their role as powerful allies. Full stop. Full stop. Existence of their rule came to be conceived as existence of their rule came to be conceived as in favor of British First of the princely states were bestowed 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 with territorial and monetary awards MONE है monetary awards जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए a special order of knighthood knighthood KNIGST Special Order of Knighthood was created in 1861 and was conferred upon rulers of Gwalior, Patiala, Bhopal, and Baroda. ग्वालियर, पटियाला, भोपाल एंड बड़ौदा. मतलब 1861 में आज भी ब्रिटेन जो किंगडम है वो नाइटहुड का ऑर्डर अनाउंस करता है. तो इंडिया के लिए स्पेशल 1861 का नाइटहुड ऑर्डर क्रिएट किया गया जिसमें सबसे पहला नाइटहुड इन 4 राज्यों को दिया गया, प्रिंसली स्टेट को. क्यों दिया गया? ऑल दीज 4 सपोर्टेड द ब्रिटिश. ओके, देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज अबॉलिश्ड. Doctrine of lapse was abolished. Doctrine of lapse was abolished. And British gave assurance to princely states. Gave assurance to princely states that they will continue to exist. Full stop. Next, attitude towards intelligentsia. Whose attitude? British attitude towards intelligentsia. बुद्धिजीवी. ब्रिटिश जानते थे attitude towards intelligentsia. I hope you can write intelligentsia, INTELLE. Okay, intelligentsia. British were clearly aware of that. These intelligentsia, these elite section of the society supported the British. And British in the initial days, they also took some steps in favor of them. But
since these intelligentsia people are learned, they have studied the Western literature. Most of them were from Bengal, where English education was slowly and slowly was gaining the roots. So these intelligentsia people slowly demanded the same pattern of government which the British were there in Britain, Canada and Australia. So जब आप ब्रिटिश से ऑटोनॉमी डिमांड करोगे, सेल्फ रूल डिमांड करोगे, तो ब्रिटिश स्लोली एंड ग्रेजुअली दे कॉर्नर द इंटेलिजेंशिया, उनको धीरे धीरे किनारे लगाने लग गए थे. ओके, बिकॉज दे आर डिमांडिंग द ऑटोनॉमी और वो ब्रिटिश दे नहीं सकते थे. ओके, अभी क्योंकि हम धीरे धीरे 1857 रिवोल्ट खत्म कर लिया है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल की ओर. तो फ्रीडम स्ट्रगल में आप देखोगे जब कभी भी इंडियन मासेस ब्रिटिश से ज्यादा डिमांड करती थी, वो हमारे लिए एक ऑफर लेके आ जाते थे. जब कभी इंडियन मासेस ज्यादा डिमांड करती तो वो हमारे लिए ऑफर लेके आ जाते थे. कांग्रेस बनी 1885 में, 1892 का रिफॉर्म लेके आ गए. स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई, 1909 का रिफॉर्म लेकर के आ गए. होम रूल मूवमेंट, गदर मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, आपके चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा 1918, 1919 का रिफॉर्म लेकर के आ गए. उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साइमन गो बैक, ये सारा चीज 1935 का रिफॉर्म लेकर के आ गए. तो जब भी हमने एक मूवमेंट चलाई, ब्रिटिश हमारे लिए क्या था, एक रिफॉर्म लेकर के आ जाता. तो इंटेलिजेंशिया के लिए उन्होंने शुरुआत में इंटेलिजेंशिया का फेवर में किया, बट देखा जैसे ही इंटेलिजेंशिया की डिमांड बढ़ने लग गई है, वो धीरे धीरे दे वांटेड दैट ब्रिटिश शुड introduce same pattern of administration, same pattern of elections as it is there in England. British cornered the intelligence. आप किनारे हो जाओ. हाँ हाँ, हम आपकी बात सुनेंगे. ओके, सुन लेंगे. ओके, तो सोचिए 1862 में 1861 में काउंसिल ऑफ एक्ट आया था. उसके 30 साल बाद, 31 साल बाद काउंसिल ऑफ एक्ट आया. सबसे पहला 1857 के बाद कौन सा कानून आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. उसके बाद कौन सा काउंसिल आया? आफ्टर 31 ईयर्स, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. गैप ऑफ 31 ईयर्स. इतना गैप, मेन रीजन क्या था? 1885 में कांग्रेस का स्टैब्लिश होना. 1892 में लिया, उसके बाद विद इन 8 ईयर्स के अंदर कर्जन रूल आ गया. 1899 में कर्जन इंट्रोड्यूस हो गया था वाइसरॉय के रूप में. ओके, 1899 से 1900 आपके 5 के एंड तक कर्जन रहा. तो तब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गई भारत में. स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गई, कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट टीचर आने लग गए, एक्सट्रीमिस्ट आने लग गए. तो ब्रिटिश ने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को फूट डालने के लिए क्या किया? 1909 का रिफॉर्म्स लेके आया. तो समझ, इस एंगल से आप देख पा रहे हो वो ब्रिटिश हमें रिफॉर्म्स क्यों दे रहे थे? हम उनके ऊपर प्रेशर कर रहे थे. व्हेन इंडियन एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द ब्रिटिश, एज अ रिजल्ट, जैसे कहते हैं बच्चा जब रोता है तो बड़े उन्हें टॉफी पकड़ा देते, लो बेटा टॉफी. तो जब इंडियंस ज्यादा हल्ला करते थे तो वो रिफॉर्म का हमें झुंझुना पकड़ा देते, टॉय पकड़ा देते थे, जो इससे से खेल लो. ओके, और हम इंडियंस थोड़े, कुछ इंडियंस खुश हो जाते थे, हाँ चलो रिफॉर्म्स तो आया. ओके, क्लियर है गाइस? ओके, लिखे क्लास. एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटेलिजेंशिया. द इंटेलिजेंशिया डिसअप्रूव द रिवोल्ट. द इंटेलिजेंशिया डिसअप्रूव द रिवोल्ट. द इंटेलिजेंशिया disapprove the revolt, for it was not in tune, for it was not in tune with progressive ideas, for it was not in tune with the progressive ideas, and they had faith in the goodwill of British, and they had faith in the goodwill of British. They had faith
in the goodwill of British that they would do ह्यूमन सर्विस फॉर इंडियंस। ह्यूमन सर्विस समझते हैं? ह्यूमन सर्विस मतलब गुड सर्विस। ओके, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो क्लास, मैं एक बार मैंने एक क्यूआर कोड सेंड किया था इंस्पिरेशन स्टडी सर्किल के व्हाट्सएप ग्रुप का। आप लोग में से जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप हिस्सा बन गए हो, आप देख रहे हो उसमें काफी सारे, मैं एक तो पहले पहले मैं डेली न्यूज़पेपर शेयर करता हूं, उसमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली बहुत सारी चीजें, मतलब जैसी जो मेरे को लगता है कि ये ग्रुप में शेयर करनी चाहिए वो शेयर कर देता हूँ। एक ने क्वेश्चन किया, सर आप इंडिविजुअल ग्रुप में भी तो भेज सकते हैं। सर अगर मैं इंडिविजुअल ग्रुप में भेजने लग गया, एक तो आपकी फोन की मेमोरी भी जाएगी सर, मेरे फोन की मेमोरी खत्म हो जाएगी, और मैं कितना वो iOS से कितना मेमोरी परचेज करूंगा। ओके, तो मेरी भी एक लिमिटेशन में एक ही ग्रुप में भेजो। आपको मैं फिर से क्यूआर कोड सेंड कर दूंगा जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है। प्लीज इंस्पिरेशन स्टडी सर्कल, आप लोग इंडिविजुअल ग्रुप में हैं ही, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले ग्रुप में हैं, उस ग्रुप को फिर से अगर जो लोग नहीं जुड़े हैं ज्वाइन कर लीजिए। उसमें काफी सारी चीजें मैं अपडेट करके दे रहा हूँ। जैसे ही मेरे को कुछ चीज इंपॉर्टेंट दिखती है, मैं सबसे पहले उस ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ओके, तो प्लीज डू डू दैट। ओके, उसमें कुछ भी एडिटोरियल्स हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड मुझे को लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस कुछ भी इंपॉर्टेंट है, आई यूज टू शेयर इन दैट ग्रुप। ओके, क्योंकि इंडिविजुअली भेज पाना बहुत, आईएससी के क्लास कम से कम 10 ग्रुप है, टोटल 10 ग्रुप है आईएससी का। मैं 10 ग्रुप में थोड़ा ना भेजूंगा, एक ग्रुप ले लीजिए आप लोग, एक ग्रुप में आ जाइए, तो जितना मटेरियल है वो सब मैं उसी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, क्लियर गाइस? ओके, तो जो लोग ने नहीं ज्वाइन किया प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप। ओके, ह्यूमन सर्विस फॉर इंडियंस फुल स्टॉप। दिस जेस्चर वाज अप्रिशिएटेड, दिस जेस्चर वाज अप्रिशिएटेड बाय द ब्रिटिश, this gesture was appreciated by the British, but in subsequent periods, but in subsequent period, British developed a critical attitude. British developed, period. British developed a critical attitude towards them. Developed a critical attitude towards them. Attitude towards them. Because these intelligentsias were fully aware of progressive ideas. These intelligentsias was fully aware of progressive ideas. Progressive ideas, and was in full support of national consciousness. Was in full support of national consciousness. I hope you can understand this thing. National consciousness. National consciousness समझते हैं? राष्ट्र मतलब जो एक तरीके से प्रो नेशन हो, नेशनल कॉन्शियसनेस। अब नेशनल कॉन्शियसनेस और प्रो ब्रिटिश अगेंस्ट होता है। अगर आप नेशनल कॉन्शियस के फेवर में रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी ट्रीटेड एज एंटी ब्रिटिश। तो इंटेलिजेंशिया प्रोग्रेसिव आइडियाज के फेवर में थे, और प्रोग्रेसिव आइडियाज उनको कहां और लेके जा रहे थे? नेशनल कॉन्शियसनेस की ओर ले जा रहे थे। नेशनल कॉन्शियसनेस मतलब नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म मतलब एंटी ब्रिटिश। समझ पा रहे हैं ना क्लास? देखिए क्लास, हिस्ट्री होती बहुत सिंपल है, बस हिस्ट्री को अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो एग्जाम्स में जैसे भी क्वेश्चन आए, चाहे वो एनालिटिकल क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में, चाहे मेंस में आपके डिटेल्स वाले क्वेश्चंस आए, आप ये सारी चीज अप्रोच कर सकते हो। ओके, देखिए, दे इन सपोर्ट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस एंड दस such and thus such feelings stood antagonistic to the British interest. Such feelings stood
एंटागोनिस्टिक टू द ब्रिटिश इंटरेस्ट। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये क्लियर है मनु? क्लियर है? ओके पीछे यार सबका क्लियर है? ओके कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट, एटीट्यूड टुवर्ड्स मुस्लिम्स। एटीट्यूड टुवर्ड्स मुस्लिम। यस, क्या बाद में? हाँ, नेशनल भाई देखो, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म पहले, नेशनलिज्म तो तभी आएगी ना, एक छोटे के एरिया में, बंगाल में अगर ऐसी कॉन्शियसनेस आती है तो उसे नेशनलिज्म थोड़ी ना कहेंगे। 1857 के बाद ब्रिटेन ने इंडिया को पूरी, मतलब और अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करना शुरू किया, बाकी मतलब इंडिया को पूरी तरीके से इंटीग्रेट करना शुरू किया। जब इंटीग्रेट करना शुरू किया, एक जैसा लॉज, एक जैसी पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन, उससे क्या हुआ, जब एक जैसा चीजें हैं तो उसका इफेक्ट भी तो एक ही जैसा होगा। उस कारण से नेशनलिज्म चीजें आई। लिटन रूल वाज टोटली सप्रेसिव, इंपीरियलिस्टिक लिटन का रूल था। जब 3/4 of India was really, at least half of India was reeling under the famine, लिटन होल्ड द दिल्ली दरबार। लिटन ने दिल्ली दरबार लगाया, जिसमें आधा इंडिया उस समय भूख, बिल्कुल अकाल पड़ा था। अगर आपको आंकड़े बताऊंगा जब मैं ये सब चीज पॉइंट उठाऊंगा, कितने लाख, मतलब 10 to 12 लाख पीपल वेनिश्ड। मतलब हाँ, कुछ लोग ये एग्जैजरेट करते हैं कि कुछ 10 लोग डेड बॉडी खा रहे थे, बोले इस तरह आप ये कुछ एग्जर्शन है या कुछ आप जैसे भी कह लें, पर इतना बुरे अकाल था। और तब उस अकाल में लिटन ने दिल्ली दरबार लगाया, इंडिया के पैसों से ही। तो उस समय लोगों को रियलाइज हुआ कि हाउ अनसिंपैथेटिक इज द ब्रिटिश रूल, क्योंकि वो फिरंगी हैं, उन्हें इंडियन सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस कारण से आपके नेशनलिज्म का जन्म हुआ। मैं कहता हूं नेशनलिज्म का जो शुरुआती स्टेज थी वो लिटन का रूल था, और इसने जो रियल में अपनी शेप देखी वो रिपन का रूल था। रिपन, लिटन और रिपन आगे पीछे वाइसरॉय, पहले लिटन बना फिर रिपन बना। ये 1878 मैं आपको बात कर रहा हूं, टोटल 1875 से लेके 1884 तक। और नेशनलिज्म का ही असर था, कांग्रेस बनी 1885, और जब कांग्रेस बनी तो नेशनलिज्म और स्पीड से चलने लग गई। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, वी बिलोंग टू दिस कंट्री, दिस होल लैंड बिलोंग्स टू हमारे, हाँ, दिस होल लैंड बिलोंग्स टू अस, वी हैव डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, बट स्टिल वी आर इंडियंस, एंड दीज फॉरेन पीपल्स आर रीलिंग अस अंडर देयर इंपीरियलिस्टिक रूल और पॉलिसीज। तो ये नेशनलिज्म शुरुआत की। जब कांग्रेस मॉडरेट थी, वो यस सर प्लीज दे दीजिए, इलेक्शन करवा दीजिए, ये वो मॉडरेट। फिर उसके बाद मॉडरेट जब एक्सट्रीमिस्ट, एक सेक्शन को लगा कि ये पिटीशंस और रिक्वेस्ट से कुछ होने वाला नहीं है, उन्होंने कहा एक्सट्रीमिस्ट, पैसिव रेजिस्टेंस, सीक्रेट सोसाइटी बन गई, युगांतर, अभिनव भारत, ये सब चीज पढ़ाएंगे, अभिनव भारत, युगांतर, सीक्रेट सोसाइटीज। चापेकर ब्रदर्स ने मर्डर कर दिया कि ब्रिटिश को टारगेट करो, ये जितनी आसानी से हमें फांसी दे रहे हैं, इनके जजेस और इनके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को टारगेट करो, ताकि डर इनमें भी हो। यही तो गांधी जी ने पहला कॉन्सेप्ट गांधी जी का था। गांधी जी ने कहा था ब्रिटिश तो हैंडफुल हैं, देयर आर फ्यू ब्रिटिशर्स, अगर मेजॉरिटी हु आर वर्किंग विद देम आर इंडियंस, तो अगर मेजॉरिटी इंडियंस नॉन कोऑपरेशन कर देते हैं तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन विल बी पैरालाइज्ड। और ब्रिटिश हो भी रहा था वैसे ही, बट वही चौरी चौरा का इंसिडेंट हो गया 5 फरवरी 1922 में, चौरी चौरा का इंसिडेंट हो गया, और गांधी जी ने सडनली 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया। तो हिस्ट्री इज लाइक अ, मतलब अगर आप देखोगे हिस्ट्री इज लाइक अ पिक्चर,
आप अगर इसे अच्छी तरह से पढ़ लोगे, समझ लोगे ना, तो होल पिक्चर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। लाइक जैसे अगर आपने कोई मूवी देखी होगी तो पूरा पिक्चर के हाँ भाई सीक्वेंस से एंड तक क्या होता है, तो उसे समझना चीजें क्या है, तो उसमें रटना नहीं पड़ेगा। ओके, लिखे क्लास। आफ्टर एटीट्यूड टुवर्ड्स मुस्लिम्स, आफ्टर द ग्रेट debate over the causes of revolt, after the great debate over the causes of revolt, british british had come out with conclusion that british had come out with conclusion that there was muslim plot behind the revolt, there was muslim plot behind the revolt, plot behind the revolt, the proclamation of mutineers या रिसर्जेंट भी कह लो, द प्रोक्लोमेशन ऑफ रिसर्जेंट, रिसर्जेंट मतलब म्यूटिनियर्स, बगावत जो कर रहे थे, बागी, द प्रोक्लेमेशन ऑफ रिसर्जेंट टू इंस्टॉल बहादुर शाह एज एम्परर ऑफ इंडिया, टू इंस्टॉल बहादुर शाह as emperor of India appeared to them clear indication, appeared to them clear indication, emperor of India appeared to them as a clear indication appeared to them as clear indication of such mala fide motive, of such mala fide motive, thus there was a clear hostility towards Muslim, thus there was a clear hostility towards Muslim, hostility towards Muslim in post 1857 era, in post 1857 era, there was deliberate attempt to remove them from army, there was a deliberate attempt to remove them from army and other army and other government service and other government service, other government service. Next, last लिखिए attitude towards जमींदार्स, जनरल पब्लिक, attitude towards जमींदार्स, attitude towards जमींदार्स. सर Yes. सर जो ब्रिटिश का एटीट्यूड था टुवर्ड्स मुस्लिम्स, हम ये भी बोल सकते हैं ना कि वी कैन ट्रेस द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल फ्रॉम हियर. हाँ, yeah, we can definitely we can trace the British policy of divide and rule after post 1857. शुरुआत में उन्होंने हिंदूज को प्रमोट किया and they suppressed Muslims, and after the Congress was founded they supported Muslims on the cost of Hindus. ब्रिटिश का सीधे सीधे पूरे था। शुरुआत में 1857 से 1885 तक ब्रिटिश ने मुस्लिम्स को सप्रेस किया एंड दे प्रमोटेड द हिंदूज। अब उससे फायदा क्या हुआ? हिंदूज ने फायदा उठाया। हिंदूज ने क्या फायदा उठाया? सारे गवर्नमेंट जॉब पे हिंदूज का कब्जा हो गया। ओके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हिंदूज ने अपने बच्चों को, देखो क्लास में यहाँ रिलीजन स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूं, बट क्योंकि टॉपिक ही ऐसा बोल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको समझिएगा। जो जितने मिडिल क्लास थे, जिनके जो लोग शहर में रह रहे थे, उन्होंने अपने बच्चों को उन्होंने बच्चों को एजुकेशन दी, स्कूल्स में पढ़ाया, कॉलेज में भेजा। अब स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में भेजा, दे गॉट द गवर्नमेंट जॉब, ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जॉब। अब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जॉब हो गया तो दे मतलब
दे बिकेम, मतलब उनको वो उनकी एक सेफ्टी वाली सर्विस हो गई। अब मुस्लिम्स ने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, बिकॉज दे शन एवरीथिंग विच वाज वेस्ट। उन्होंने कहा हम ब्रिटिश को बहिष्कार करते हैं, जब ब्रिटिश का बहिष्कार करते हैं, हम इंग्लिश को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो वो पीछे रहते चले गए। तो बस जो आज का रिजर्वेशन का खेल है वही चीज सेम खेल था ब्रिटिश में आपके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जहां पे एक अच्छा खासा मिडिल क्लास होता है, वो सबसे ज्यादा ब्रॉड माइंडेड क्लास होता है। मिडिल क्लास, मिडिल क्लास क्यों ब्रॉड माइंडेड क्लास होता है? तीन क्लास है, तीन क्लास है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। समझिएगा, अपर क्लास जो होता है, अपर क्लास रिच क्लास होता है, उसकी ब्रॉड माइंडेड अवेयरनेस कुछ नहीं होती है, वो सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। अगर उसकी हेजेमनी है तो वो चाहेगा कि उसकी हेजेमनी किसी भी तरह बनी रहे। मुस्लिम लीग ने इंडिया के जो एरिस्टोक्रेट मुस्लिम्स थे, जो राजा रजवाड़े थे, उनको यही तो डर लगाया था। कई यूपी से कई बड़े बड़े स्टेट ऑफ महमूदाबाद के जो जमींदार अमीदार थे, ये सब, लियाकत अली खान, पाकिस्तान के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज ऑफ नेटिव ऑफ लखनऊ, महमूदाबाद, ही वॉज अ नेटिव ऑफ लखनऊ। मुस्लिम लीग ने ये उन्हें डर दिखाया कि अगर तुम यहां रहोगे, हिंदू तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान चलो, पाकिस्तान में तुम्हारा फ्यूचर है। तो मुस्लिम लीग ने बड़े बड़े मुस्लिम जमींदारों को डर दिखाया कि अगर भारत आजाद होता है, तुम हिंदूज के हाथों सफर किए मुश्किल में डाले जाओगे। और मैंने कहा ना, जो जो हाई क्लास होता है ना, उसे सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, उसे अपनी सेल्फ इंटरेस्ट चाहिए। भाई जो अंबानी अडानी है, वो चाहेंगे उनकी हेजेमनी बनी रहे ना, वो क्यों अपनी हेजेमनी लूज करना चाहेंगे एट एनी कॉस्ट? समझ में आया? लोअर कास्ट, अब लोअर क्लास में क्या होता है? लोअर क्लास में क्या होता है? लोअर क्लास के पास एजुकेशन नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती तो विजडम नहीं होता, तो उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। जो उसे पढ़ा दिया जाए वो समझ जाता है। जिन्ना ने कहा इस्लाम इन डेंजर, उन्होंने कहा हाँ इस्लाम डेंजर में है, बस। ये सेम चीज है, सेम चीज है। हमारा मिडिल क्लास का क्या होता है? मिडिल क्लास एक स्ट्रगलिंग क्लास है, वो बड़ी मुश्किल से अपना एक स्टेटस बना पाया है और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो सपोज अगर एक छोटा सा, सपोज अन्ना हजारे साहब का जैसे कोई आंदोलन इस शहर में हो, और मैं अन्ना हजारे के सपोर्ट में अगर मैं अपने आइडियोलॉजी रखता हूं, तो मैं एक दिन अपना संस्थान बंद करूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा, 2 दिन अपना संस्थान बंद रहूंगा, उनके साथ खड़ा करूंगा, तीसरे दिन कहूंगा कि साहब मेरी आइडियोलॉजिकल सपोर्ट आपके साथ है, पर हमें भी अपना घर चलाना है। ओके, तो मिडिल क्लास इन सारे झंझटों से नहीं पड़ता। मिडिल क्लास इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव क्लास। भारत क्यों प्रोग्रेसिव हुआ? भारत में एक अच्छा खासा उभरता मिडिल क्लास रहा है। पाकिस्तान प्रोग्रेसिव क्यों नहीं हुआ? ये पाकिस्तान में आज भी क्लास प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में या तो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है या नीचे वाले क्लास है, मिडिल क्लास आज भी पाकिस्तान में एब्सेंट है। भारत में क्या हुआ शुरुआत में, जब इंडिया, जब जो भी गवर्नमेंट रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, कुछ अच्छे स्टेप्स हुए, जस्ट लाइक लैंड रिफॉर्म्स, भूदान मूवमेंट, विनोबा भावे की भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट जो हुआ कि जिनसे ज्यादा लैंड है उनसे लैंड ले करके लैंडलेस में बांटो। तो जिनके पास लैंड बांटा गया, लैंड आया गया, तो धीरे धीरे मिडिल क्लास उभरा। फिर सरकार ने शुरुआत से एजुकेशन पे ध्यान देना शुरू किया, लोगों को एजुकेशनली अवेयर बनाया कि पढ़ाओ अपने बच्चों को। और उसी का रिजल्ट क्या हुआ? आज गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का हेड, और सबके इंडियंस। ओके, तो ये चीज आप, मतलब आप इसको इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखोगे, यू विल कम टू रियलाइज की चीजें क्या हुई। और यही चीज क्लास आपको, मतलब ये सब ओवरऑल सिविल सर्विसेज को एग्जाम को क्रैक करने में, आपको पास, आप सिविल सर्विस एग्जाम आपसे आपका व्यू पॉइंट मांगता है, नजरिया मांगता है। ये चीज आपको कोई किताब, कोई यूट्यूब चैनल, कोई गाइड नहीं बताती। ये आपका खुद का ऑब्जर्वेशन, आपने क्या पढ़ा है, उस चीज को क्या समझा है, वो चीज तय करता है। तो वो बाद में जो चीज हुई, तो वहां पे, यहाँ पे ये सारी चीजें, व्हाट माय पॉइंट गाइस? क्लियर है? ओके, देखिए क्लास। हाँ,
attitude towards zamindar. Big landed elements had stood by British. Big landed elements had stood by British and they leveled as breakwaters in storms, and they leveled as breakwaters in storms. Leveled, L-E, breakwater, B-R-E-K-W-A-T-E-R-S, breakwaters in storm. British showed pro-zamindar attitude. British showed pro-zamindar attitude, pledged to protect their interest. Showed pro-zamindar attitude, pledged to protect their interest. Protect their interest, and hailed them as traditional leaders of Indian people. And hailed them as traditional leaders for Indian people. For Indian people. Full stop. Next, attitude towards Muslim, attitude towards the army, attitude towards army. तो 1857 रिवोल्ट के बाद प्रीलिम्स का टॉप पॉइंट है, 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा कमीशन बनाया था आर्मी का? वेरी गुड, एक्सीलेंट, पील कमीशन. ओके, लिखे क्लास. Since the revolt of 1857, since the revolt of 1857 started with the mutiny in East India Company Army, started with the mutiny in East India Company Army. Thus British government constitute Peel Commission, constituted Peel Commission, P-E-E-L, Peel Commission. British government constituted Peel Commission, which was headed by Jonathan Peel, which was headed by Jonathan Peel, which was headed by Jonathan. Jonathan Peel, headed by Jonathan Peel. The main objective of this commission, was to reorganize the army after the revolt. Was to reorganize the army after the revolt. Reorganize the army after the revolt. The main task of Peel Commission was to identify. The main task of Peel Commission was to identify social groups and regions. Social groups and regions from which soldiers could be recruited, from which soldiers could be recruited, from which soldiers could be recruited.
could be recruited. This commission emphasized the principle of constituting regiments in army, emphasize the principle of constituting regiments in army on the basis of caste, religion and ethnicity. Caste, religion and ethnicity. ये ब्रिटिश जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूताना, गोरखास, ओके, एथनिसिटी, कास्ट, महार, ओके। तो रेजिमेंट से क्या हुआ कि आप कास्ट अगेंस्ट कास्ट यूज कर सकते हैं, एरिया अगेंस्ट एरिया वर्सेस एरिया यूज कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो जलियांवाला बाग था उसमें कौन रेजिमेंट गई थी? जनरल डायर लेके गया था गोरखा, ओके। आपके जो पेशावर में जो गोलीकांड होने वाला था उसमें गढ़वाल राइफल्स थी, पर गढ़वाल राइफल्स के वीर चंद सिंह गढ़वाली, जिनकी कल ही बर्थडे रही थी, ओके, वीर चंद सिंह गढ़वाली ने पेशावर कांड में गोली चलाने से प्लाटून को मना कर दिया। तो ब्रिटिश ने डेलिब्रेटली ये चीज लगाई थी कि भाई अगर सेम जैसे सपोज मद्रास रेजिमेंट है और मद्रास में ही वो पोस्टेड है तो वो डेफिनेटली दे विल सपोर्ट, दे विल गेट द लोकल सपोर्ट। बट अगर मद्रास में गोरखा रेजिमेंट सपोर्ट है तो गोरखास को मद्रास के पीपल से, लोकल पीपल से लेना देना नहीं है। ब्रिटिश मतलब हम और आप आज भी अगर आप जनरल ऊपर से हिस्ट्री पढ़ेंगे, 8th 9th 10th की हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर आप जनरल पढ़ेंगे ना आपको इतनी आसानी से डिवाइड एंड रूल नहीं दिखेगा। बट आप उसे जब डीपली पढ़ेंगे ना तो आपको होगा डिवाइड एंड रूल इन्होंने हर जगह किया। हिंदू मुस्लिम, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ओके, कास्ट वर्सेस कास्ट, हर जगह किया जस्ट टू एम्पावर देमसेल्व्स। आज भी ये कास्ट सेंसस की जो बात है वो डिवाइड एंड रूल की ही है क्लास। अगर मैं मतलब इस पे और ज्यादा नहीं कहूंगा, ओके, होना भी चाहिए। जब गवर्नमेंट इतना सब रिजर्वेशन दे रही है तो कास्ट सेंसस होना भी चाहिए, मालूम भी होना चाहिए, ओके। पर कास्ट सेंसस का क्या है कि कास्ट सेंसस ये सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिवाइसेसनेस पैदा करता है, डिवीजन पैदा करता है, ओके। और इसीलिए अभी आपको कभी आगे बताएंगे कास्ट सेंसस, तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला कास्ट सेंसस कब हुआ था, मतलब लास्ट कास्ट सेंसस कब, 2011 से पहले कब हुआ था? 1951। लास्ट कास्ट सेंसस जो आखिरी में हुआ था वो 41 में हुआ था, ब्रिटिश के समय में 41 के कास्ट सेंसस। उसके बाद 2011 में हुआ कास्ट सेंसस, पर उसका भी डेटा आज तक पब्लिश नहीं हुआ कास्ट सेंसस का। सेंसस में ही कास्ट सेंसस पूछा था, सेंसस में ही जब सेंसस हुआ था 2011 का तो सबसे कास्ट पूछी गई थी, और कास्ट के साथ आप जो कास्ट हुआ है तो आपका कितना, मतलब आपके घर में क्या क्या है, ओके। उससे क्या होगा, तो उससे ये अंदाजा गवर्नमेंट अंदाजा लगा सकती है कि किस कास्ट कितनी वेल इक्विप्ड है, किस कास्ट कितना, मतलब कितना, जिसके पास कितना आप एक तरीके से सोसाइटी में क्या जगह रखती है, क्या क्या हैसियत रखती है, तो इस तरीके से। पर डेटा अभी पब्लिश नहीं हुआ। 2011 सेंसस का डेटा पब्लिश हो गया, कास्ट सेंसस पे सरकार, और 2011 में किसकी गवर्नमेंट थी? यूपीए की। यूपी गवर्नमेंट कब हटी? 2014 में। यूपीए के पास करीब करीब 2.5 साल था, वो पब्लिश कर सकती थी, नहीं पब्लिश किया। उसके बाद पब्लिश ये भी कर सकते हैं। पर मैंने एक बार आपको पता नहीं याद, बच्चों आप लोगों को याद है या नहीं याद है, जब कभी भी कास्टिज्म की बात आती है ना क्लास, the national parties will be at receiving end and regional parties will be the gainers. कास्ट सेंसस अगर पब्लिश हो जाए तो दो पार्टियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वन इज बीजेपी, अदर इज कांग्रेस, और रीजनल पार्टीज को बहुत जबरदस्त फायदा होगा।
तभी तो आप देखो जितनी रीजनल पार्टीज हैं, जितनी इंडिया की रीजनल पार्टीज हैं, सबके किसके फेवर में कर रहे हैं, कास्ट सेंसस पब्लिश हो, कास्ट सेंसस पब्लिश हो। और जितनी कांग्रेस, अब कांग्रेस की मजबूरी है, तो बीजेपी यही तो, कांग्रेस नेशनल टीवी में डिबेट में यही तो पूछ रहे हैं कि तुम सरकार में थे तो क्यों नहीं पब्लिश किया, 2.5 साल तक उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे रहे, पब्लिश कर देते, इतने फेवर में थे, नहीं किया। उन्हें मालूम था कास्ट सेंसस जैसे ही पब्लिश होता है, भाई सबको सिंपल बात है, देखो समझो, मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन के बाद कौन कौन ताकतवर में आए, उन्हीं ओबीसी तो आए, पॉलिटिकल मैन देखो, मुलायम सिंह, मायावती, इधर रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, किसके जगह ले लिया इन्होंने, कांग्रेस। किसने अपनी जमीन लूज की, कांग्रेस ने लूज की। समझ पा रहे हो कि अगर आज कास्ट सेंसस, उस समय कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी थी, उस समय कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी थी, तो कास्ट सेंसस का डेटा पब्लिश होने से कौन लूज हुआ, कांग्रेस। आज डोमिनेंट पार्टी कौन है, बीजेपी। इसलिए कांग्रेस कह रही कास्ट सेंसस पब्लिश करो। जब कभी कास्ट सेंसस पब्लिश होता है तो नेशनल पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, और रीजनल पार्टीज खड़ी हो जाती है, रीजनल पार्टी मजबूत हो जाती है। आज क्या है, रीजनल पार्टी करीब करीब, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म हो गई है, पर बहुत कमजोर हो चुकी है। इलेक्शन उसका सबसे बड़ा, हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो हर कहते हैं कि हम सशक्त हैं, हम जीत लेंगे, उनकी तो हर जगह जमानत ही जब्त हो जाती है। सरकार, बाकी लोग या तो नेशनल पार्टीज पर ही वोट कर रहे हैं। रीजनल सेंटिमेंट्स, अपना उत्तराखंड ले लीजिए, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी एक सीट भी नहीं जीत पाई है विधानसभा में। और कब से उत्तराखंड बना, 2000 से, आज कौन सा चल रहा है, 2023, 23 सालों में एक सीट भी नहीं यूकेडी जीत पाई। लोकसभा तो छोड़ दो, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। पर अगर यही कास्ट सेंसस आ जाए तो कई रीजनल पार्टीज आ जाएंगी, हम तुम्हारे कास्ट में, और जो कास्ट वाले हैं वो भी, मतलब उनके, अच्छा ठीक है शायद ये हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हमें नौकरियां में आरक्षण देगी। पर लोगों को ये समझना चाहिए नौकरियों में आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम खत्म हो जाएगा, एग्जाम तो तब भी रहेगा। लोगों में ये होता है ना, शायद हमारे ये पार्टी आ जाएगी तो एग्जाम खत्म हो जाएगा और सीधे हमें नौकरी मिल जाएगी, आइए, अच्छा आप इस कास्ट के, आइए आइए कल से आप एसडीएम ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ऐसे नहीं होता है, एग्जाम तो फिर भी होगा। तो ये सारी चीजें, ये क्लास, ये ब्रॉडर पिक्चर है जो हम लोग, क्योंकि ना आप लोग, क्योंकि अभी लोग तैयारी करना शुरू किए हैं, इस एंगल से हम नहीं देख पाते हैं। ओके, और इसलिए कभी हमेशा नेशनल पार्टीज कास्ट सेंसस के अगेंस्ट रहती है। तब कांग्रेस अगेंस्ट थी, अब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अगेंस्ट, क्योंकि इसे मालूम था कि कांग्रेस 1991 से पहले कांग्रेस वाज द डोमिनेंट पार्टी। उसके बाद मंडल कमीशन के बाद इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कांग्रेस धीरे धीरे अपना ग्राउंड, कांग्रेस अपना मेन धरती उत्तर प्रदेश से ही गायब हो गई। और इस बार भी मतलब मेन लीडर्स को गट्स नहीं है कि उत्तर प्रदेश से एमपी का चुनाव लड़ सके। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को काशी विश्वनाथ से लड़ाएंगे, मतलब बनारस से लड़ाएंगे। बनारस से मतलब जो पर्सन भभूत लगाए खड़ा हुआ है, ओके, वो आप उनको कैसे चैलेंज करोगे, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। तो कास्ट सेंसस सही भी है, पर डिवाइसेस भी है, ये ब्रिटिश की देन है। तभी तो उन्होंने कम्युनल अवार्ड डाला था 1932 में, टू डिवाइड द नेशनलिज्म। और तब गांधी जी ने पहली बार यरवादा जेल में आमरण अनशन किया था। समझ पा रहे हो क्लास, ओके, लिख लीजिए क्लास, लिखिए, कास्ट रिलीजन एंड एथनिसिटी, 10 10 इन पील कमीशन, 10 इन पील कमीशन, race become more crucial, race become more crucial while enlisting a soldier, race become more crucial while enlisting the soldier. Full stop. Next point, attitude towards general Indians, attitude towards general Indians, देखिए
After the revolt of 1857, voice of prominent Indian like Sir Syed Ahmad Khan, voice of prominent Indian like Sir Syed Ahmad Khan, who wrote a book. Indian like Syed Ahmad Khan, अब prelims के लिए important है, who wrote a book. सैयद अहमद सर लिखा सकते थे, बाद में सर की उपाधि दी गई थी, उस समय सैयद अहमद ही थे, नाइट, हाँ सर, सर सैयद अहमद खान, ओके, सर सैयद अहमद खान रोट अ बुक असबाब ए बगावत हिंद, असबाब ए प्रीलिम्स है बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद, दैट इज द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1857, that is the cause of Indian revolt 1857, cause of Indian revolt 1857. During the 1857, he was Sadar Amin in Bijnor. Again prelims. He was Sadar Amin, SADARAMIN, Sadar Amin in Bijnor. बिजनौर, सदर अमीन एक ऑफिस के वो होता था, ओके, जो कोर्ट में होते थे, सदर अमीन इन बिजनौर. He was of the view that major cause of crisis of 1857, major cause of crisis of 1857 was the lack of contact, between the rulers and the ruled, lack of contact between the rulers and the ruled. Thus, the British government passed Indian Consul Act of 1861, passed the Indian Consul Act of 1861, through this law, for the very first time, Viceroy Executive Council was expanded. Viceroy Executive Council was expanded, whereby three Indians was, for the very first time, Viceroy Executive Council was expanded, whereby three Indians for the very first time was included in Viceroy Executive Council. Three Indians for the very first time was included in the Viceroy Executive Council. तो पीछे मेरे को तरुषी बताएगी वो कौन तीन इंडियन थे बेटा. ओके, अंकिता, एनीबडी इन द क्लास. आस्था ध्यानी भी भूल चुकी है, चलो कोई बात नहीं. Three Indians were included in the Viceroy Executive. Raja of Banaras, Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao. Raja of Banaras, Maharaja of Patiala, ये सब prelims है. Maharaja of Patiala
एंड सर दिनकर राव। ये पहली बार 3 इंडियंस इंक्लूड किए गए थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। दिनकर राव, सर दिनकर राव, 2 प्रिंसली स्टेट के, और सर दिनकर राव उसके थे, गायकवाड़ के वकील वो थे, आपके नोबल मिनिस्टर थे सर दिनकर राव। और इन तीनों प्रिंसली स्टेट्स ने ब्रिटिश की मदद की थी रिपोर्ट ऑफ ब्रिटिश पर। बड़ी बात क्या है ना, पहली बार अंग्रेजों ने इंडियंस को अपने साथ बैठाया। अब यही 18 पहले शुरुआत में 3 इंडियंस को इंक्लूड किया था, फिर 1892 में ये चीज 6 बढ़ गए, फिर 1909 में ये और बढ़ गए, 1919 में ये और बढ़ गए। इस तरीके से इंडियंस पहली बार इंडियन एसोसिएट हुए तो 1861 के काउंसिल एक्ट से। तो ये था आफ्टर मैथ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, अब बस इस चैप्टर का 2 टॉपिक और बचते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट एंड सिविल रिवोल्ट। ओके, तो क्लास मैं चाहूंगा कि ट्राइबल रिवोल्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि कारण क्या है, जैसे अभी मेरे को कुनार जी बता रहे थे कि आज क्रिसमस है और पूरा रोड जाम है, वो रोड जाम है ना, तो जब वो है, मैं चाहूंगा कि आप आराम से घर पहुंच जाओ। 20 मिनट्स की क्लास में अगर मैं 20 मिनट्स ले भी लूंगा तो अदरवाइज वैसे ही कोल्ड पीक पे है इस समय, देहरादून इज अ टूरिस्ट स्पॉट, पूरा एरिया आपके ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक है। तो अगर आप जिन्हें चर्च जाना है वो चर्च जाइए। ओके, एंड फॉर टुडे आई वाज लिटरली सॉरी कि आज मेरे को क्लास रखनी पड़ गई। रीजन क्या है, ये क्लास 30 को हम सिर्फ टेस्ट लेंगे, इस बार संडे टेस्ट नहीं है, 30 तारीख को टेस्ट है FLT2, 30 तारीख को टेस्ट है FLT2 का, ठीक है गाइस। ओके, अभी मैं आपको आंसर की शेयर कर देता हूं जिन्होंने टेस्ट दिया था। ओके, कल आपका टाइम टेबल फिर से सुन लीजिए क्लास, ऑनलाइन स्टूडेंट्स 2:30 to 4 o'clock इंडियन पॉलिटी, आई विल टेक द इंडियन पॉलिटी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, 2:30 to 4 o'clock। 4 to 5:30 पल्लवी मैम आर्ट एंड कल्चर, 5:30 to 7 o'clock आपके सिद्धांत सर। तो जो लोग सिद्धांत सर की क्लास नहीं अटेंड करते हैं तो उनका 5:30 पे ओवर हो जाएगा। ओके, 2:30 से 5:30 पे ओवर हो जाएगा, और जो सिद्धांत सर का है वो 7 o'clock पे सिद्धांत सर ओवर कर देंगे 5:30। ओके गाइस, दिस इज द टुमारो शेड्यूल। ओके, और रिवाइज करिए क्लास, मैं उतना ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा ईयर का एंड है, बट यू शुड ऑल्सो अवेयर ऑफ की क्लास 1 जनवरी से 2025 वालों के लिए भी दिन नहीं बचे हैं। आपको 1 साल के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ पूरा चीज खत्म करना है, मतलब 2024 दिसंबर तक आपका ऑप्शनल और GS कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर आप 2025 के लिए सीरियस है। ओके, ये चीज बहुत जरूरी है यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। और उत्तराखंड PCS, लेट्स होप सो कि नए साल में सरकार जल्दी से नोटिफिकेशन लाए, अभी तो मेंस का रिजल्ट लेके आए। ओके, अभी तो रिजल्ट है। ओके गाइस, तो सी यू टुमारो, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड मैरी क्रिसमस। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।